आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक है। दोनों क्या है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। धनात्मक भी है और क्या है, पूर्णांक भी है। दोनों धनात्मक भी है और पूर्णांक है, और इसलिए x भी है। x का अधिकतम संभव मान क्या है? देखिए, x का जो भी हम लोग मान रखेंगे तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या, वो धनात्मक भी होना चाहिए। दूसरा क्या, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब जैसे 4/5 ना हो, 5/6 ना हो। मतलब जो भी संख्या है, जैसे 4 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, पूर्णांक पूर्ण हो अपने आप में, किसी से भाग डिवाइड में ना हो, तो ऐसी संख्या को पूर्णांक कहते हैं, जो भिन्न के रूप में ना हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे ऑप्शन से चलते हैं। क्या 140 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 14 छक 84, 6 बार में। और ये नहीं कटेगा। 140 जब यहाँ पे x की जगह 140 रखेंगे, ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नंबर चाहिए x का जो क्या करे, इसको डिवाइड करे, लेकिन वो संख्या किस में आनी चाहिए? पूर्णांक आनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं आनी चाहिए। ये 960 जो है 140 से नहीं कटेगा। 210 से काटते हैं, ये 4 बार में जाएगा। 210 से इसको काटेंगे, ये भी नहीं कटेगा। मतलब 210 से भी ये नहीं कटेगा। अब 120 से काटते हैं, तो ये कितनी बार में जाएगा? 840 को 120 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 120 से 840, 960 को 120 से वो करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। देखिए, यहाँ भी पूर्णांक आ रहा है और यहाँ भी पूर्णांक आ रहा है। ये धनात्मक भी है, ये भी धनात्मक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही है। अब क्या 24 सही है और 240 सही है? 840/240। क्या 240 से 840 कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। 24 बचे 120, 24 चौक 96, नहीं कटेगा। इस वजह से डी ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि ये इस संख्या को काट भी रहा है, यानी पूर्णांक आ रहा है x का मान रखने पर, और धनात्मक भी आ रहा है, इसी वजह से सी ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन, देखिए, दिया हुआ नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? 12 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब यह है, जो संख्या, अगर कोई भी संख्या इसमें से 12 से अगर विभाज्य है, तो वो संख्या इसके गुणनखंड से भी विभाजित होगी। इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 होंगे, 4 होंगे, 2 भी होंगे, इनसे भी क्या होगी? ये संख्या विभाजित होगी। तो कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? जब उसके अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो। अब यहाँ पे देखिए, अंकों का योग निकालते हैं। 4 1 5 7 12 4 16 4 20। क्या ये अंकों का योग 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। 2 8 10 18 5 23 6 29। क्या 29 3 से विभाजित है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 9 16 7 23 से 29। क्या 29 3 से विभाजित है? नहीं, ये भी नहीं होगा। 7 5 12 2 14 2 16 8 24। क्या 24 3 से विभाजित है? हाँ, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, इसमें से जो भी संख्या, अगर ये डी ऑप्शन आया 57 228, अगर 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये 100% है कि 57 228 इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 3 होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, इनके गुणनखंड से भी क्या होंगे? विभाजित होंगे। तो यहाँ पे देख लेते, 3 से कैसे विभाजित होगा? कोई संख्या 3 से विभाजित तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से क्या हो? विभाजित हो। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो डी ऑप्शन आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही है। दिया है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? देखिए, इसी लंबाई को अनुपात में बांट दिया गया है,
9 और 5 के। 154 मीटर लंबी रस्सी है, इसको किस अनुपात में, 9 और 5 के अनुपात में बांट दिया गया। 9 और 5 14 का मान है, यानी 14 का मान क्या है, 154 दिया हुआ है। तो बोला छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है, 5 है, तो 5 का मान 11 बार में जाएगा, 11 × 55। अगर बड़े टुकड़े की लंबाई पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 9, तो 99 आंसर आ जाता। छोटे टुकड़े का पूछा तो 5 रखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, देखिए 450 का 78% होगा, इसको निकालना है। यहाँ पे देखिए 450 78 मतलब 78/100, 50 दूना 100, 50 से 9, 9 × 5 = 45, 450 हो जाएगा। 50 से काटेंगे 2 बार में, ये 9 बार में काटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 39, 9 9 81, हाथ में 8, 9 × 27 8, 35, 351, 351। अगला, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज उतना ही प्राप्त होता है जितना रुपए y को 5.25 वार्षिक 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, PRT/100 होता है। तो बोल रहा है कि x रुपए का 9% वार्षिक साधारण ब्याज 7 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बाई 100, ये बराबर है किसके, y के 5.25 की दर कितने वर्ष के लिए, 16 वर्ष के लिए। तो क्या पूछा है, x और y का अनुपात पूछा है। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 पॉइंट नहीं 0.75 टाइम में 7 से डिवाइड होगा, ये दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। 25 या 75, 25 चौ 100, फिर 4 से 16 को काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 4 बार में। 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो कितना हुआ, 3x = 4y। x को y को इधर लाएंगे और 3 को उधर लेके जाएंगे, x/y = 4/3। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे सुविक को 198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। जब 198 में बेच रहा है तो कितने % की हानि हो रही है, 12% की हानि हो रही है। तो पूछ रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए मतलब 198 से कितना और कीमत बढ़ा दिया जाए कि वो कितने % का लाभ कमा सके, 8% का लाभ कमा सके। देखिए 198 ये कितने % का मान है, 12% की हानि हो रही है, तो 100 में से 12 घटा देंगे कितना हो गया, 88%। कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए उसे 198 से कितना अधिक कीमत बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले 8% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा। 11 से 8 बार में जाएगा
11 से 1 8 बार में, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 7 28, ये कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। कितना होगा? 9 से 63 का 3, 9 दूना 18, 6 24। मतलब कि अगर हमको 8% का लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 243 में बेचना पड़ेगा। तो हमको ज्ञात करना है कि 198 से कितना बढ़ाना पड़ा 8% लाभ कमाने के लिए। तो इससे 198 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना हो गया? 5 4 45 रुपए। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 45 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? सबसे पहले जान लीजिए, जब भी लाभ या हानि की बात होगी वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य पे कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। जब भी छूट की बात होगी हमेशा अंकित मूल्य की बात होगी। छूट हमेशा किस पे निकालते हैं? अंकित मूल्य पे निकालते हैं। जब भी यहाँ पे छूट की बात हुई तो अंकित मूल्य को 100% मानेंगे, और जब लाभ हानि की बात होती है तो क्रय मूल्य को 100% मानते थे। और यहाँ पे छूट की बात हो रही है तो अंकित मूल्य को क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। कह रहे कि छूट के बाद वो कितने में बेचा? 1470 में। छूट के बाद खिलौने का दाम कितना है? 1470 है। छूट मतलब 100% अंकित मूल्य था, उसमें से 16% क्या हो गया? छूट निकल के बचा कितना? 84%। यानी 84% का मान कितना है? 1470। पूछ क्या रहा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब 100%। देखिए 7 से 12 बार में जाएगा, 7 दूना 14, 7 1 9, और फिर 3 से 4 बार में, फिर 3 से 70 बार में, 4 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। तो 25 सते 175, 1750। तो अंकित मूल्य क्या था उसका? 1750 रुपया था। जब भी छूट की बात होगी तो वो अंकित मूल्य पे ही निकाला जाएगा। जब भी लाभ हानि की बात होगी वो किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। जब छूट की बात होगी तो अंकित मूल्य को 100% मानेंगे। जब क्रय वो लाभ हानि की बात होगी तो क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 निवेश किया और लाभ के रूप में 225 प्राप्त किया। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 कमाए तो आकाश कितनी राशि का निवेश किया था? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनके लाभ का जो बंटवारा होता है वो कैसे होता है। लाभ का बंटवारा हमेशा उनके निवेश के अनुपात में होता है। मतलब ऋषिका का जो निवेश होगा, कितने रुपए का इन्वेस्ट किया, आकाश का कितना निवेश हुआ, उनके लाभ के अनुपात में बटेगा। यानी ऋषिका का जो लाभ है अपान ये आकाश का लाभ, उनके निवेश के अनुपात में ही क्या होता है? लाभ बढ़ता है उनका। तो ऋषिका का निवेश कितना है? 1875 है। आकाश का यही पूछ रहा है तो x मान लेंगे। ऋषिका कितना लाभ कमा रही है? 225, आकाश 288। अब देखिए 25 9 225, 25 से 175, 25 25 125, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 3 बार में जा रहा है, 27, 9 दूना 18। यानी जो x का मान होगा 75 इंटू 32 होगा। 75 इंटू 32 करेंगे कितना आएगा? 2400 रुपए 2400। सी ऑप्शन सही होगा। बस एक चीज यहाँ पे समझना है कि जो उनके लाभ का अनुपात किस रूप में बटेगा। लाभ का अनुपात हमेशा से उनके पूंजी के निवेश, मतलब जो निवेश किए रहेंगे पूंजी, उसी के अनुपात में लाभ का अनुपात भी बटेगा। यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है, इसी वजह समय का कोई जिक्र नहीं करेंगे।
अगर समय दिया रहता तो इनके साथ समय भी आता, समय नहीं दिया है तो पूंजी के अनुपात में उनके लाभ को वितरित कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे? 24 थे। 25 छात्र के औसत अंक कितने थे? 24 थे। अब क्या हो रहा है कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, एक छात्र समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत कितना हो गया? 25 हो गया। अब क्या हुआ, एक छात्र ये समूह छोड़ दिया तो बचे कितने? 24 छात्र। इनका औसत कितना हो गया? 25। देखिए औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? एक की वृद्धि हो रही है। 24 से क्या हो गया? 25 हो गया, तो औसत में एक की वृद्धि हुई। अगर औसत में एक की वृद्धि हुई यानी एक की वृद्धि हुई तो 24 लोग हैं, 24 लोगों में कितने की वृद्धि होगी? 24 की वृद्धि होगी। मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति गया समूह छोड़ के गया और उसके कारण औसत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर कोई व्यक्ति समूह छोड़ के जाए, समूह छोड़ के जाने के कारण औसत में अगर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का जो अंक है, उस व्यक्ति का जो अंक है वो औसत अंक से क्या है? कम है। औसत अंक से कम है, तभी तो बढ़ोतरी हो रही है। अगर औसत अंक से ज्यादा होता तो यहाँ पे जो औसत होता, शेष का औसत, वो क्या हो जाता? कम हो जाता, 24 से कम हो जाता। लेकिन यहाँ 24 से बढ़ के क्या हो जा रहा है? 25 हो जा रहा है। यानी कि वो व्यक्ति जो निकला उसकी उम्र क्या है? बहुत कम है, या इस औसत से क्या है? कम है। कम होने के कारण क्या हो गई? उसकी औसत अंक 1 बढ़ गई। तो जो व्यक्ति बाहर निकला उसका हम लोग को अंक अगर ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो व्यक्ति बाहर निकला, समूह छोड़ दिया, जो औसत दिया हुआ है उस औसत में से कितने अंक की बढ़ोतरी हो रही है? 24 की, उसको घटा देंगे। कितना हो गया? 0। यानी जो व्यक्ति बाहर निकला उसके अंक कितने थे? 0 थे। जो व्यक्ति बाहर गया उसके अंक कितने थे? 0 थे। अब क्या हो रहा है, फिर एक व्यक्ति और क्या हो रहा है? समूह में शामिल हो रहा है। एक व्यक्ति और समूह में शामिल हो रहा है, तो अब कितने लोग हो जाएंगे? 24 लोग थे, अब एक लोग और हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि उनका औसत गिरकर 24.8 हो जा रहा है। 24 लोग का 25 था, अब फिर 25 लोग का कितना हो गया? 24.8। यानी कितना नुकसान हुआ? 0.2 का। औसत में कितना गिरावट हुई? 0.2। कितने लोग हैं? 25 लोग हैं, तो टोटल 25 लोगों में कितने अंक की गिरावट होगी? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5। इसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति जुड़ रहा है तो औसत अंक गिरकर क्या हो जा रहा है? 24.8। देखिए अगर वो व्यक्ति जो जुड़ा, अगर वो 25 नंबर 25 अंक उसका होता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता? नहीं, औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर 25 से कम पाएगा तो औसत क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अगर 25 से ज्यादा अंक उसका होगा, औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 25 से औसत कितना हो रहा है? 24.8। मतलब जो व्यक्ति जुड़ा उसका अंक जो है वो 25 से क्या है? कम है। तो जो व्यक्ति जुड़ा उसका अंक कितना होगा? कैसे निकालेंगे? जो औसत दिया हुआ है उस औसत में से 5 क्या कर देंगे? घटा देंगे। बचा कितना? 20। उस औसत में से 5 घटा देंगे, बचा कितना? 20। अब बोल रहा है समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे? तो समूह को छोड़ने वाले कितना, उसका अंक कितना था? 0। और समूह में शामिल होने वाले का अंक 20। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 से भाग देते हैं, कितना है? 10। औसत अंक कितना आएगा? 10। ये ऑप्शन सही है। मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का ये क्वेश्चन है। 10 से 12 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। जब आप सीख जाएंगे तो आपको क्या करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखेंगे 24 बढ़ा, उसका 0 हो गया, फिर इससे 0.2 की बढ़ोतरी हुई, मतलब गिरावट आई, तो 25 में 5 की क्या करेंगे? 25 में से 5 घटा देंगे, 20 आया। फिर 0 और 20 है, इनका औसत 10 होगा, आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बाई 4 इज इक्वल टू y बाई 5 तो x बाई y का मान, x बाई 4 इज इक्वल टू y बाई 5। देखिए यहाँ पे ये नहीं कि y को इधर लेके जाए x को इधर, कुछ नहीं करना है। जब भी बराबर का चिन्ह लगे रहे, बीच में रहे और x के नीचे 4 है, y के नीचे 5 है, तो जो नीचे संख्या दी होती है वही उसका मान हो जाता है। तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 और 5, जो नीचे संख्या दे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ना तो x में कोई किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो और ना ही y में किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो। अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो x का मान 4 ले लेंगे, y का मान 5 लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4:5। अब कुछ लोग ये करेंगे कि y को इधर लेके आएंगे, तो x अपन y 4y इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। फिर 4 को उधर लेके जाएंगे तो x अपन y इज इक्वल टू 4/5। तो ये नहीं करना है हमको, सीधा सीधा कंसेप्ट हम लोग का क्लियर है। अगर बराबर का सिंबल लगा हुआ है, x के नीचे कोई भी संख्या हो, बराबर y के नीचे कोई भी संख्या हो, तो जो नीचे उसकी संख्या होती है वही उनका क्या होता है, मान होता है, उन्हीं का अनुपात ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो हमको कुछ नहीं करना, मूलधन दिया हुआ है, हम 2 वर्ष का ब्याज दर निकाल सकते हैं। कैसे, एक फार्मूला है 2a + a²/100। यहाँ पे रखेंगे 10 दूना 20, ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100/100, एक हुआ तो 20 और 1 21%। यहाँ पे क्या कह रहा है, 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज, तो जो 21% ब्याज दर आया ना, यही मूलधन का 21% क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। ये हम लोग 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर निकाले, तो मूलधन कितना है 600, 600 का 21% निकालेंगे, यही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 126 रुपए जो होगा वही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 24 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये अभय हो गया, ये कितने मिनट में, 24 मिनट में। श्रेया 24 मिनट कर, 42 मिनट दिए हुए, 70 मिनट में काम कर सकते। अभय ने शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1-1 मिनट कार्य करते हैं। शुरू कौन कर रहा है, अभय, मतलब 1 मिनट अभय कार्य कर रहा है, फिर दूसरे मिनट श्रेया काम कर रहे। ऐसे बोल रहा कि जब अल्टरनेट कार्य करते तो कार्य कितने दिन में, मतलब कितने समय में समाप्त हो जाएगी। तो हमको इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 14 से ये भी कट रहा है, 14 से ये भी कट रहा है, 14 से इसको डिवाइड करें कितनी बार हो जाएगा, 3 बार में। 14 से 70 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। देखिए 3 और 5 में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 14 × 3 × 5। देखिए कितना आसान हो जा रहा है। देखिए 42 से अब इसमें भाग देंगे, 42 इसमें भाग देंगे मतलब 14 यहाँ 42, ये 42 कट गया, बचा कितना 5। 70 से इसमें भाग देंगे, देखिए 14 × 5 = 70, 70 कट गया, बचा कितना 3। ये क्या है, कुल काम है, और ये क्या है, क्षमता है। ये कुल काम है और ये क्षमता है।
इसको अब यहाँ पे काउंट करके भी लिख सकते हैं। 14 25 70 30 210, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 210। अब देखिए कह रहे हैं कि बारी बारी से वे काम करते हैं, तो पहले शुरू कौन करता है? अभय, फिर उसके बाद श्रेया। देखिए पहले मिनट अभय शुरू करेगा तो कितना काम करेगा? 5। फिर दूसरे मिनट श्रेया कितना काम करेगी? 3। तो 2 मिनट में कितना काम होगा? 5 और 3 8 काम। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि अभय हमेशा पहले दिन का पहले मिनट काम करेगा, फिर तीसरे मिनट काम करेगा, फिर 5वें मिनट काम करेगा, फिर 7वें मिनट काम करेगा, फिर 9वें मिनट काम करेगा। मतलब 20 मिनट कौन काम करेगा? अभय काम करेगा। दूसरे मिनट, चौथे मिनट, 6वें मिनट, 8वें मिनट, सब मिनट में कौन काम करेगा? श्रेया काम करेगी। देखिए 2 मिनट में कितना काम हुआ? 8 काम। अब 8 काम से इसको भाग देंगे, 210 को 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 दूना 16, 5 बचा, 8 छक 48, 26 बार में जा रहा है। बच कितना रहा है? 2। तो 26 से क्या करेंगे? जो भागफल आया 26 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 26। 26 दूना 52 मिनट। 52 मिनट में कितना काम हुआ? 8 से 48 का 8, 8 दूना 16 4 20। 52 मिनट में कितना काम हुआ? 208 काम हुआ। 8 से 210 में भाग देंगे, कितना आएगा? 26। 26 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 52 मिनट में 208 काम हुआ। हम अभी बता चुके आपको, जब भी सम मिनट में बात करने की बात होती है कौन करते हैं? श्रेया करती है। लेकिन विषम मिनट मतलब पहले मिनट, तीसरे मिनट, 5वें मिनट, 7वें मिनट कौन काम करता है? अभय काम करता है। देखिए 52 मिनट हो गया है। 52 मिनट यानी 52वें मिनट में कौन काम किया होगा? श्रेया, क्योंकि वो सब मिनट में काम करती है। अब 52 के बाद क्या आएगा? 53, जो कि विषम संख्या है। तो श्रेया क्या अब 53वें मिनट काम कौन करेगा? अभय काम करेगा। काम टोटल बचा कितना है? 208 हो गया, टोटल 210 है, 2 काम बचा है। क्षमता कितनी है अभय की? 5। तो जो काम बचा है उसको ऊपर लिखेंगे और अभय की जो क्षमता है उसको नीचे लिख देंगे। तो ये हमको क्या पता चल जाएगा? समय पता चल जाएगा। यहाँ पे हमको समय देखिए सेकंड में दिया हुआ है, तो 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 दूना 24 सेकंड। तो समय टोटल कितना लगा? 52 मिनट इधर, 24 सेकंड इधर, 52 मिनट 24 सेकंड। ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। रक्षा कितने दिन में कर सकती है? 12 दिन में, और स्तर 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। 12 से इसमें भाग देंगे, क्या आएगा? 5। 20 से इसमें भाग देंगे, क्या आएगा? 3। ये क्या हो गया? कुल काम हो गया। ये क्या हो गया? क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गई उसकी। अब आगे क्या लिखा हुआ? वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को क्या कर देती है? छोड़ देती है। मतलब कार्य जितने दिन में समाप्त हुआ उसके 4 दिन पहले ही रक्षा कार्य को क्या कर दे रही है? छोड़ दे रही है। टोटल काम कितना है? 60। रक्षा 4 दिन पहले छोड़ दी। अगर हम रक्षा के 4 दिन के काम को जोड़ दिया जाए, रक्षा के 4 दिन के काम को जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि रक्षा और स्तर दोनों लास्ट समय तक क्या किए? काम किए। रक्षा के 4 दिन का काम कितना होगा? 1 दिन का काम 5 है, 4 दिन का काम 20 है, कितना हो गया? 80। रक्षा के 4 दिन के काम को जोड़ देंगे तो हम अब ये कह सकते हैं कि रक्षा और स्तर लास्ट दिन तक क्या हुआ? काम किए। तो 80 काम है, 80 काम अब दोनों लोग साथ में करेंगे, 5 और 3 मिलके 8। कितना दिन हुआ? 10 दिन। काम यानी कितने दिन तक चला? 10 दिन तक चला। तो बोला स्तर कितने दिन तक कार्य करता है? 10 दिन तक कार्य करता है। अगर यहीं पे पूछ दे
कि रक्षा ने कितने दिन तक काम किया, तो ये 10 आंसर नहीं होगा। रक्षा ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है, 10 दिन हुआ, टोटल काम कितने दिन में हुआ, 10 दिन में हुआ, 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था, 10 में से 4 घटा दे कितना होगा, 6 आंसर होगा। किसके लिए, रक्षा के लिए। ये सवाल ये सॉल्व करने का तरीका है। जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले 10 दिन पहले छोड़ दे, उसके भी 5 दिन या 10 दिन का काम को क्या कर दे, इसमें जोड़ दे, तो टोटल काम आ जाएगा। अब जब उतने दिन का काम जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके उतने दिन तक काम किए होंगे, तो कुल काम में उनकी क्षमता से भाग दे देंगे, तो जो दिन आएगा मतलब क्या हुआ कि काम उतने दिन में समाप्त हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 दिन रक्षा भी काम की और स्तर ने भी काम किया। 10 दिन तक कुल काम किया, 10 दिन तक कुल काम चला, लेकिन लास्ट तक बना कौन रहा, स्तर। स्तर थी जो लास्ट तक काम की। 4 दिन पहले कौन छोड़ दी थी, रक्षा ने, तो 10 में से 4 घटा देंगे तो रक्षा कितने दिन काम की थी, 6 दिन काम की थी। स्तर कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। ये मान लीजिए एक समुद्री किनारा है, यहां से 20 किलोमीटर दूरी पे क्या हो जाता है, एक जहाज है जिससे रिसाव शुरू हो जाता है। ये जहाज मान लीजिए यहाँ पे शुरू हो जाता है, रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोस्टल एरिया है, मतलब जहां समुद्री किनारा होता है, जहां पे जहाज क्या होती है, अपना सामान जो भी उतारती है, जहां पे लगी हुई होती है। बोल रहा है कि आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि 12 की स्पीड से चल रही है और सिर्फ 23 मिनट ही तक की क्या हो सकता है कि ये डूबने से बचे रहे। जैसे 23 मिनट से ज्यादा होगा ये जहाज क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। एक जो है यहाँ पे फिर दूसरा जहाज भेजा जाता है, क्या करने के लिए, इसके यात्रियों को बचाने के लिए। किस स्पीड से, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भेजा जा रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो बचाव दल है ना, ये आता है यहाँ पे पहुंचता है, तो जब पहुंचने के बाद 8 मिनट ले लेता है क्या करने के लिए, उनको बचाने के लिए। यहाँ पहुंचने के बावजूद भी, इस जहाज के पास पहुंचने के बावजूद भी जब पहुंच जाता है फिर भी सबको बचाने में कितने मिनट का ले लेता समय, 8 मिनट का। हमारे पास टोटल समय कितना है, टोटल समय सिर्फ 23 मिनट है। मतलब ये हुआ कि इस जहाज को जो बचाव नौका है इसको यहाँ पे पहुंचने में कितना समय लेना चाहिए, अधिकतम कितना समय लेना चाहिए, 8 मिनट तो निकालने में लग जाएगा। 23 में से 8 घटा दें कितना बचा, 13 मिनट। 13 मिनट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनको पहुंच जाना चाहिए। जब 13 मिनट में पहुंच जाएंगे फिर 8 मिनट में क्या करेंगे, इसके जो यात्री हैं उनको इस जहाज में शिफ्ट कर देंगे। मतलब क्या है कि इस जहाज को कितने मिनट में यहाँ पहुंच जाना चाहिए, 13 मिनट में ही पहुंच जाना चाहिए। तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। ये इधर से जा रही है, अब वो इधर से आ रहा है। जब दो नाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो दूरी चाल बराबर, चाल मतलब इनका चाल जुड़ जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। समय कितना लगा, 8 मिनट तो यहाँ पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने में लग जाएगा। तो हमको टोटल 23 मिनट है, 23 मिनट है। 23 में से 8 घटा दें कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15 मिनट से ये मिनट में है, बाकी सब किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। तो 15 में 4 बार में जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 80। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 80 में से 12 घटाएंगे कितना होगा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन सही है। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर सॉल्यूशन है इसका, लेकिन समझाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया हुआ पाल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपने सामान्य गति के 3/5 से यात्रा की, इसलिए 45 मिनट क्या हो गया, देर हो गया। सामान्य गति की 3/5 का मतलब ये हुआ, सामान्य गति की 3/5 का मतलब ये हुआ, पहले कितने से चलता था, 5 के स्पीड से चलता था, अब कितने के स्पीड से चल रहा है, 3 के स्पीड से चल रहा है। यानी कि वो कहां से कहां जाता था, घर से ऑफिस जाता था। तो घर से ऑफिस 5 के स्पीड से, मतलब 5 के स्पीड से भी घर से ही ऑफिस जाता था, 3 के स्पीड से भी घर से ऑफिस गया। यानी दूरी दोनों केस में क्या है, समान है, दूरी समान है। जब दूरी समान हो तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है, या फिर समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, पहले कितना लगता था, 5 के स्पीड से जाता था, अब कितना जा रहा है, 3 के स्पीड से। तो समय क्या होगा, जब दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का होता है, तो समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 3:5 हो गया, मतलब 5 के स्पीड से जाता था तो समय कितना लगता था, 3, अब 3 के स्पीड से जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 5। यानी समय क्या हो गया, अब बढ़ गया, समय कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इसी 2 का मान कितना दिया हुआ है, 45 मिनट। 45 मिनट इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3/4। यानी जो 2 का मान है वो 3/4 दिया हुआ है, 1 का मान 3/4 × 2। तो हमको क्या निकालना है, पाल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, आमतौर पर उनको समय कितना लगता है, 3, तो 3 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 4 2 8, 1 सही 1/8 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को हल करें। सबसे पहले हम लोग जान लें बॉट मास मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे 48 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे आ जाओ, 16 ब्रैकेट में लिखेंगे 11 माइनस 2 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 8 × 4। इसको सॉल्व करेंगे, 11 माइनस 32 हो गया, इसका मान कितना हो गया, -21। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 माइनस, ये ब्रैकेट में -21 है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 20 + 21 कितना हो गया, 41 हो गया। यानी यहाँ तक जो मान है वो कितना हो गया, 41 आ गया। तो दिया क्या है, 48 + 25 माइनस 41, क्योंकि यहाँ तक मान 41 आया है। तो 48, 25 में से 41 घटाएंगे कितना आएगा, -16। तो -16 होगा तो कितना आएगा, 48 - 16 32। बी ऑप्शन सही होगा। तो टुकड़ों में करते, ये नहीं कि सबको एक साथ लिखते चले, आप करते रह जाएंगे। आपको टाइम बचाना है तो कोई एक भाग लेके चलिए, यहाँ पे लास्ट वाला भाग लेके चलिए। यहाँ से क्या होगा, पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हल करना है। तो सॉल्व करने का तरीका इसका क्या है कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या, दशमलव के बाद
किसमें जो है सबसे ज्यादा संख्या है, इसमें इसको पहले लिख देंगे 0.0256 लिख दिए। और फिर देखो दूसरे नंबर पे कौन है, इसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिख देंगे। अब दशमलव के पहले कितना संख्या है, एक भी नहीं, 0 है तो 0 लिख देंगे। और फिर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, कौन कौन, 2, 5, 6 लिख दिए। जो गैप बचा उसके नीचे उस 0 लिख दो। अब फिर कितना हो गया, दशमलव के बाद 3, 4 संख्या, 3 संख्या, अब 2 संख्या वाले पे आएंगे तो जस्ट दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के पहले कितनी संख्या है, एक संख्या है, कौन सी है, 2। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 है, कितना है, 5 और 6, बाकी जो जगह बच रहा है वहां पे 0 0 लिख देंगे। फिर क्या हुआ, एक अंक वाला आया, फिर दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले कितनी संख्या, 2 है, 2 और 5। दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 है, 6 है, तो बाकी सबके नीचे 0 लगा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 256। 256 कोई भी संख्या हो उसके बाद दशमलव हम लगा सकते हैं, कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो 256 को क्या लिखेंगे, इसको भी दशमलव के रूप में, यहाँ दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लग गया। इसके पहले कितनी संख्या, 3 संख्या है, कौन कौन से, 6, 5, 2, बाकी जो संख्याएं बच रही है उसको क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ये कितना हो गया, 6, 6, 5, 11 का 1, 6, 5, 11, 2, 13, 14 के 4, 1 आया, 6, 5, 11, 2, 13, 14 के 4, 1 आया, 6, 5, 11, 2, 13, 14 के 4, 1 आया, 5, 2, 7, 1, 8, 284.441 डी ऑप्शन सही है, 284.4416। अगला क्वेश्चन, दिया है नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। 13/19 के बराबर, 13/19 के बराबर नहीं है। देखिए इसको सबसे आसान तरीके से कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, उस संख्या को जो दिया हुआ है 13 से भाग देंगे। जितनी बार में वो संख्या ऊपर वाली 13 से जाएगी उतनी ही बार में जो नीचे वाली संख्या होगी उससे जाएगी। मतलब जो भिन्न जो है, जो 13 से अगर जितनी बार में कट रही है उतनी बार में किससे कट जाए, 19 से कट जाए। 13 से जितनी बार में ऊपर वाली कट रही है उतनी बार में 19 से नीचे वाली कटनी चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, 13/19 के बराबर होगी। 13 से 39 में भाग देंगे कितना आएगा, 3 बार में। फिर 19 से 57 में भाग देंगे कितना आएगा, 3 बार में। पहला ऑप्शन सही है। क्या और भी है, ये मतलब ये क्या है, इसके बराबर है। यहाँ पे पूछा है कौन नहीं है। अब देखिए 13 से 91 में भाग देंगे कितनी बार में गया, 7। 19 से 133 में 7 बार में, इसमें भी जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये भी इसके बराबर है। उसके बाद 13 15 बार में जाएगा, फिर 19 से इसको काटेंगे, 19 से करना 19 13 बार में कटेगा। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो यही आंसर होगा। अब देखिए 13 से इसमें भाग देंगे 16 बार में जाएगा, और फिर 19 से इसमें भाग देंगे 16 बार में जाएगा। मतलब क्या है कि ये सब जो है 13/19 के बराबर है। इसमें जो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं ये 13/19 के बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। मतलब जिस नंबर से 13 से जितनी बार में ऊपर वाला कटे 19 से ही उतनी बार में नीचे वाला कटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या है, एलसीएम ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर ये कहें जो इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड से भी क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से करने के लिए अब हम लोग वो
बेसिक वाला करते रहे, 2 से काटे, 4 से काटे, उस तरह से निकाले, उससे अच्छा है हम इनके फैक्टर कर लें। ये किससे किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 47 से भी कटेगा। ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा और 47 से कटेगा। तो सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं कौन सी ऐसी संख्या है इन चारों में जो क्या हो रही है? 3 से कट रही है। तो 3 से कटने का शर्त क्या होता है कि वो संख्या के अंकों का योग भी 3 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। 6 5 11 4 15, 8 2 10 2 12, 7 3 10 से 16, 4 2 6 4 10। तो इन चारों में कौन सी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है? इसका कट रहा है और इसका कट रहा है, इन दोनों का नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 2 ऑप्शन बचा। अब इनको कैसे कैंसिल करेंगे? वो संख्या 4 से भी विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 4 से विभाजित होने का क्या शर्त है? उस अंक मतलब इस अंक के लास्ट के 2, मतलब इस संख्या के लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 4 से क्या होनी चाहिए? विभाजित होने चाहिए। 4 से विभाजित होने का क्या शर्त होता है? उस संख्या के लास्ट के 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या 64 4 से विभाजित होगा? हाँ विभाजित होगा। 82 होगा 4 से? नहीं होगा, तो 82 नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? 1। 5 और 64 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। बेसिक तरीके पे मत जाइए, इनके फैक्टर से डिवाइड करिए। ये शर्त जान लीजिए आप, 3 से कब कटेगा? जब इनके अंकों का योग भी क्या हो? 3 से कट जाए। 4 से कब कटेगा? जब लास्ट के 2 अंक क्या हो? 4 से कट जाए।